4 सीटों की जंग। जी हाँ, बिहार में उपचुनाव संपन्न हो गए हैं, वोटिंग हो गई है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो उतना उत्साही नहीं दिखे मतदाता, उतना ज्यादा घरों से नहीं निकले। इस बार सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो बिहार पुलिस के कंधों पर थी। अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल नहीं किया था और तरारी से बवाल की खबरें भी आई, जहां पर हमले हुए, मारपीट हुई। तो इस तरीके से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। ये 4 सीट थे बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। ये ऐसे सीट हैं जहां पर नेता सांसद बन चुके हैं। अब विधायक की सीट थी वो खाली हो गई थी। अभी आपने देखा था रुपौली में कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीमा भारती से विधायकी भी चली गई। अब शंकर सिंह वहां से विधायक है। खैर, बात करते हैं आज हुए चुनाव की। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में हम लोग जानेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग हैं और समझेंगे कि कहां पर किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या समीकरण है, वोटर्स क्या कह रहे हैं। ये तमाम बात हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, ये हम दर्शकों को पहले बता दें कि आज चुनाव का मेगा डे था। दरअसल आज महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए और आज झारखंड में भी वोट डाले गए और इधर बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। कई जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक झारखंड का छोटा सा आंकड़ा दे देते हैं आपको कि झारखंड में झमाझम वोटिंग हुई है। जी हाँ, झमाझम वोटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 43 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं। पहले चरण की अगर बात करें, ये आज पहला चरण था झारखंड में, लेकिन वोटर्स कम निकले हैं। रांची में सबसे कम निकले हैं। नहीं, रांची में भले ही कम निकले हैं, अगर ओवरऑल की बात करें तो 64% से ज्यादा मतदान हुए हैं। तो खुश खबरी कहा जा सकता है। और जिस तरह से मतदाता निकले हैं अभी ये 5 बजे तक। लेकिन हाँ, इसमें ये बात भी है कि झारखंड में मतदाता निकलते हैं, 70% से ऊपर रहती है वोटिंग प्रतिशत। बिल्कुल, रांची का जो आप प्रतिशत बता रहे हैं कि 51% जो है कुल जो मैं झारखंड का आपने कहा तो 70 से ऊपर रहता है। नहीं, ये आखिरी आंकड़ा नहीं है दिव्यांशु, अभी 5 बजे तक ये आंकड़े हैं। 5 बजे के बाद अब आगे और भी इसमें सुधार होगा, हो सकता है कि बढ़ेगा आंकड़ा। रांची सबसे कम है हालांकि, और खरसावा, जैसा कि आप जानते हैं शहरी क्षेत्रों में जो मतदाता कम निकलते हैं, तो ऐसे में खरसावा में 77% से भी ज़्यादा मतदान हुआ है। तो खैर, ये तो बात हो गई झारखंड की। झारखंड में भी आज पूरे दिन गहमागहमी रही। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार के 4 सीटों की। बिहार के 4 सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, सभी के जुबान पर चारों नाम चढ़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब वोट हो गए हैं और वोट के बाद क्या होगा, कैसा चोट किया है मतदाताओं ने, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, ये जो 4 सीट हैं, 4 सीट में 3 सीट तो महागठबंधन के हिस्से में है और 1 सीट एनडीए के हिस्से में है। यानी तरारी की सीट जो है वो माले की सीट है। भाकपा माले के यहाँ पर सुदामा प्रसाद थे, विधायक थे, जो सांसद बन गए आरा के। उसके अलावा बात करें इमामगंज की, तो इमामगंज में जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में केंद्र में मंत्री है, वो मंत्री भी बन गए सांसद बनने के बाद केंद्र में, मोदी कैबिनेट में। इसके अलावा बेलागंज में सुरेंद्र यादव सांसद बने हैं, जो बेलागंज से विधायक थे और लगातार 34 साल से चुनाव जीत रहे थे बेलागंज में, तो अब सांसद बन गए हैं। और इसके बाद चौथी जो सीट है रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह सांसद बन गए। तो ये 4 सीटों पर चुनाव हुए। 4 सीटों पर जो चुनाव हुए, इसमें परिवारवाद हावी रहा दिव्यांशु। परिवारवाद कुछ जो बातें हैं हम बता देना। जो अभी आपने बताया कि 4 सीटों में से 3 सीट महागठबंधन के खाते में थी। यानी इस बार जो चुनाव हुए हैं, जो उपचुनाव हो रहे हैं, तेजस्वी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और फैक्टर प्रशांत किशोर का भी है और नीतीश और मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी बिल्कुल पूरे चुनाव में। तो बड़ा ही मुकाबला दिलचस्प है हर जगह पर। देखिए, इसे एक तरह से अगर इस चुनाव को कहें तो ये एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है 25 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है बिहार में। ट्रेलर होगा, सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात है कि अब इन 4 सीटों में क्या आंकड़ा होगा हम आपको बताएंगे धीरे धीरे करके। बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बेलागंज की। तो बेलागंज में आपको बता दूं, यहाँ पर मनोरमा देवी जेडीयू को टिकट दिया था और विश्वनाथ यादव आरजेडी से हैं। सुरेंद्र यादव की ये सीट थी बेलागंज, वो अब जहानाबाद के सांसद बन गए हैं। तो उन्होंने अपने बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दिलवाया आरजेडी से और उनके खिलाफ है मनोरमा देवी जेडीयू की। और यहाँ पर मोहम्मद अमजद जनसुराज से खड़े हैं। तो यानी जहानाबाद में माफ कीजिएगा, बेलागंज में अनुराग, यहाँ पर मुस्लिम वोट छिटक रहे हैं क्योंकि मोहम्मद अमजद एक तरफ हैं जनसुराज के और कुछ मुसलमान नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट करते हैं। तो यहाँ पर मुसलमान वोट में डेंट पड़ रहा है। सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव खड़े हैं। तो अमूमन कहा जाता है कि MY यानी मुस्लिम और यादव तो आरजेडी को ही देती है वोट, लेकिन यहाँ पर M जो है मुस्लिम, वो 2 भागों में बट रहा है। कुछ जेडीयू की तरफ जा रहा है, कुछ
मोहम्मद अमजद की तरफ भी जा रहा है, लेकिन फिर भी टक्कर में विश्वनाथ यादव क्या बिल्कुल अभी नंबर 1 लीड वही किए हुए हैं, विश्वनाथ यादव को लेकर ही बिल्कुल। हवा जिस है। तरह से बेलागंज की अगर बात करें, बेलागंज में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए दिलचस्प मुकाबला 34 साल का गढ़ जो है सुरेंद्र यादव का, जी उसमें सेंधमारी की बात थी। मनोरमा देवी को उतारा गया है, समझ ही रहे हैं महिला आप, है। मनोरमा देवी महिला प्रत्याशी हैं और दोनों ही यादव काफी प्रत्याशी हैं। अनुभवी भी, जी अनुभवी भी, और दोनों एमएलसी रह यादव। चुकी हैं जेडीयू की। और कहीं अगर कहा जाए कद्दावर की बात करें, बाहुबली की बात करें, तो वो एक भी तरफ है। दोनों तरफ से वो बाहुबली ही है। बिल्कुल। और सियासत में भी और इधर भी बिल्कुल दोनों तरह से मजबूत हाँ, है, अगर उस तरह से भी और मजबूती है। मजबूत होना भी चाहिए अनुराग, क्योंकि सुरेंद्र यादव जैसे पहलवान से मुकाबला है। बिल्कुल सुरेंद्र यादव बड़े। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम वोट छिटकेंगे? जो जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को खड़ा किया है जहानाबाद से। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसको थोड़ा सा पीछे जाकर समझे कि लालू यादव आए थे जब एक दिन पहले, जब चुनाव का प्रचार खत्म हो रहा था, आखिरी दिन बेलागंज में उन्होंने हुंकार भरी थी। उसके पहले भी आपने देखा कि ओसामा साहब और हिना साहब ने जोर लगाया। समझा जा सकता है कि जनसुराज जो यहाँ पर उतरी है मोहम्मद अमजद के साथ, मोहम्मद अमजद बदल दिए गए थे। आपको याद होगा कि पहले दूसरे प्रत्याशी उतारे गए, फिर मोहम्मद अमजद को मैदान में उतारा गया। देखिए, मोहम्मद अमजद के लिए भी किस तरीके से तेजस्वी यादव ने मान गए वो हिना साहब को लेकर। हिना साहब पर वो मान गए, लालू तो माने हुए ही थे, मगर तेजस्वी नहीं मान रहे थे। हिना साहब और ओसामा साहब को नहीं चाह रहे थे कि लाएं, लेकिन अंतिम में उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद अमजद फैक्टर जनसुराज के हैं वहां पर। और इस आपने देखा भी जिस तरीके से ओसामा और हिना का इस्तेमाल भी किया आरजेडी ने बेलागंज में। तो यही बात है कि वहां पर मुसलमान वोटर्स को लाने के लिए, तो अब देखना होगा कि मुसलमान वोटर्स जो हैं वो आरजेडी की तरफ जाएंगे या अपने मोहम्मद अमजद की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा एआईएमआईएम भी फैक्टर है वहाँ पर। एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार हैं, मुस्लिम उम्मीदवार हैं मैदान में। तो आपको थोड़ा सा ये जातीय समीकरण बता दें बेलागंज के बारे में। अमूमन देखा गया है अनुराग कि मुसलमान उधर ही जाते हैं जहाँ जीतने वाले रहते हैं। तो हो सकता है कि एक मुश्त सब आरजेडी में वोट करें, या फिर अगर बटेगा तो फिर सब में बटेगा। बिल्कुल। तो ये जो है, अब पिछला जो 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वो सुरेंद्र यादव से हार गए थे जदयू उम्मीदवार अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा अभी आरजेडी में आरजेडी के सांसद हैं, और बेलागंज से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उस समय हार गए थे। खैर अभी तो सांसद है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ताकत बढ़ गई थी यहाँ पर आरजेडी की और ज़्यादा। अभय कुशवाहा भी साथ आ गए, सांसद भी बन गए। और यहाँ के अगर समीकरण की बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं, माई समीकरण जो यहाँ पर है, मुस्लिम यादव समीकरण जो है, जो महत्वपूर्ण समीकरण है आरजेडी के लिहाज से। और आरजेडी का गढ़ यूं ही नहीं है ये। तो ऐसे में यहाँ पर जो बताया गया कि मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा हैं, यादव 70,000 हैं, ब्राह्मण 5,000, भूमियार 20,000, राजपूत 15,000, कोयरी दांगी 25,000, बनिया 10,000, अनुसूचित जाति 50,000, अत्यंत पिछड़ी जाति 10,000, और मुस्लिम वोटर जो है 62,000 हैं। यानी मुसलमान और यादव को अगर एक तरफ कर दें तो आप सोच सकते हैं कि एक बड़ा जो वर्ग है, जो आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, वो है। तो यहाँ पर आप किसे एज दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर टक्कर तो ज़बरदस्त है। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दांव चला, उसमें मात देने की कोशिश की। हालांकि लालू यादव आए आखिरी वक्त पर, और हिना साहब और ओसामा साहब के आने से यहाँ पर माहौल बदल गया। यानी विश्वनाथ यादव बिल्कुल। और यहाँ पर हाँ एज मिलता दिख रहा है। बेलागंज में हमारे अनुसार विश्वनाथ यादव को एज मिल रहा है। बिल्कुल। आरजेडी की ये सिटिंग सीट भी है। अब चलते हैं इमामगंज पर। इमामगंज में भी वैसा ही कुछ है। वहां पर जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे, सांसद बन गए अब गया से। तो वो सीट खाली हुई तो उन्होंने अपनी बहू को, दीपा मांझी को, वहां से टिकट दिलवा दिया। यहाँ पर मुकाबला जीतन राम मांझी की पार्टी हम और रोशन मांझी को आरजेडी ने उतारा है। जितेंद्र पासवान जनसुराज से हैं। यहाँ पर मांझी और पासवान का फैक्टर है अनुराग। मांझी और पासवान की संख्या बहुत अधिक है, और कैंडिडेट भी सारे मांझी और पासवान ही हैं। एक तरफ जनसुराज ने जितेंद्र पासवान को खड़ा कर दिया, यानी यहाँ पासवान खींच लिया है उन्होंने, और मांझी दोनों बटे हुए हैं क्योंकि दोनों मांझी हैं। देखिए, यहाँ पर फैक्टर है, पर सब फैक्टर पर भारी यहाँ पर अगर कहें तो जीतन राम मांझी कद्दावर नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, एक बड़ा पद भी उन्हें मिला है। तो जीतन राम मांझी तमाम फैक्टर्स पे भारी हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, उनकी बहू दीपा मांझी को यहाँ काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है जीत के लिए, और रोशन मांझी हैं उनके सामने। और जितेंद्र पासवान की आप बात कर रहे हैं, जो जनसुराज के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने समर्थन दे दिया। चिराग पासवान जो एनडीए के पार्ट हैं, वो इमामगंज में नहीं गए। आपने ध्यान दिया होगा,
इमामगंज वो नहीं गए। इमामगंज में उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। और जो मैं एक बयान पढ़ रहा था, एक निजी चैनल से उन्होंने बातचीत की है और जनसुराज की तारीफ भी की उन्होंने। और मतलब सीधा सीधा वहां पर चिराग पासवान ने जितेंद्र पासवान अपने भाई को, जो अपनी ही बिरादरी से आते हैं, उनकी तारीफ कर दी। बिल्कुल, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये गठबंधन खेल धर्म नहीं अगर कहा निभाया। जाए, हाँ बिल्कुल इस तरह से जो बात आई निकल कर, और प्रशांत किशोर की भी उन्होंने तारीफ की, और इमामगंज में वो चुनाव प्रचार को नहीं गए। यानी अब आप बताइए, जो पासवान देने वाले थे दीपा मांझी को वोट, चिराग पासवान चूंकि एनडीए में ही हैं, तो एनडीए समर्थित दीपा मांझी हैं, उनको पासवान देने वाले थे। तो आपको क्या लगता है, क्या अब जितेंद्र पासवान सारे पासवानों को ले जाएंगे या फिर पासवान अपने एनडीए को ही देगी जहां चिराग पासवान? देखिए, मैंने जैसे बार बार कहा कि ये जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा की नहीं, सीट ठीक है। है, जीतन राम मांझी हैं तो यहाँ मांझी सबसे सारे बड़ा एक हो फैक्टर, जाएंगे। सबसे बड़ा फैक्टर अगर यहाँ अगर कहें तो जीतन राम मांझी खुद में है, खुद वो बड़े फैक्टर हैं और छोटे मोटे नहीं है, काफी लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। जैसा कि 35 साल की, हम जो 34 साल की बात कर रहे हैं बेलागंज में, कुछ ऐसा ही कद वहाँ मांझी का भी है, जीतन राम मांझी का। खुद कहते हैं कि हमने नीतीश से पहले राजनीति शुरू वो उनका इलाका है। तो ऐसे में उनका एक बड़ा कद है और इस पर मुझे लगता है कि जहाँ तक तमाम चीज़ें भारी पड़ रही हैं, और जैसा कि बयान भी आया, दीपा मांझी हो या फिर उनके पति जो हैं संतोष सुमन मांझी, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उधर जो ससुर हैं दीपा मांझी के, वो केंद्र में मंत्री हैं। मांझी की माँ भी विधायक है, माँ भी विधायक है, जो समधन है मांझी की, वो भी विधायक है। जी बिल्कुल, बाराचट्टी की विधायक है वो। तो पूरा परिवार जो सियासी परिवार है, सियासी कुनबा है, अगर कहे कि परिवारवाद के आरोप लगते रहे, और जीतन राम मांझी पर भी खास तौर पर लगा ही परिवारवाद पर। अभी देख लीजिए, अभी बात करेंगे 2 सीट पर तो परिवारवाद दिख ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इमामगंज और बेलागंज। बेलागंज में हमने जो बात की तो सुरेंद्र यादव के बेटे को, हाँ अंतिम में हम लोग नहीं, तो इमामगंज में क्या होगा? हाँ, इमामगंज में क्या होगा, कौन जीत रहा है, ये हमें बताइए। देखिए, इमामगंज में अगर मैंने बार बार ये चीज कहा कि जीतन राम मांझी का जो फैक्टर है वो सभी पर यानी भारी दीपा है। मांझी, यानी दीपा मांझी ही बाजी मारती दिख रही है। एज मिल रहा है, भले ही यहाँ पर टक्कर यहाँ भी काफी कड़ी थी, सामने रोशन मांझी थे और इधर जितेंद्र पासवान। जी बिल्कुल, इमामगंज में ऐसा लग रहा है कि पासवान तय करेंगे कि कौन वहां से विधायक बनेगा। खैर, अब बात करते हैं तरारी की। तरारी में भी मुकाबला कांटे का है। यहाँ पर बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत खड़े हैं बीजेपी का झंडा लेकर, और उनके खिलाफ यहाँ पर परिवारवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर सीपीआई के जो सुदामा प्रसाद हैं, जो पहले यहाँ पर विधायक थे, अब सांसद हो गए हैं आरा के, तो उन्होंने सीट, ये अपने बेटे को सीट नहीं दी है, ना ही किसी परिवार के सदस्य। यहाँ परिवारवाद नहीं है, पर यहाँ भी परिवारवाद है दिव्यांशु, दूसरे खेमे में दूसरे है, खेमे बीजेपी सुनील पांडे के बेटे हैं। कह रहा था। तो परिवारवाद तो हर सीट पर ही नजर आएगा, कोई इन चारों सीटों यादव सीपीआई एमएलए के ये राजू यादव खड़े हैं, और ये सिटिंग सीट भी है सीपीआई माले का। इसके अलावा जनसुराज ने राजपूत किरण सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया है, और विशाल प्रशांत भूमिहार जाति से आते हैं, और विशाल प्रशांत के जो पिताजी हैं बिल्कुल सुनील पांडे, उन पर आरोप है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में उनका नाम भी था। सुनील पांडे एक बड़ा नाम है, सुनील पांडे बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ पर थोड़े से नाराज भी हैं सुनील पांडे से। तो विशाल प्रशांत को भूमिहार देंगे या नहीं देंगे। इसके अलावा राजपूत वोट को काट लिया है किरण सिंह ने, तो यहाँ पर विशाल प्रशांत के लिए बड़ा मुश्किल है, और देखना होगा कि कहीं सीपीआई माले ना ये सीट। दिव्यांशु, अगर कहा जाए इन चारों सीटों में अगर बात करें तो सबसे टफ मुकाबला अगर है तरारी में, जिसमें अगर कहा जाए कि अंतिम वक्त तक कोई मतलब आप नहीं ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि जो आपने कहा वो फैक्टर तो बड़ा फैक्टर है। बीजेपी ने आखिरी वक्त पर शामिल कराया सुनील पांडे को, और विशाल प्रशांत जो उनके बेटे को टिकट दिया, काफी उसमें फजीहत भी हुई। बिल्कुल, इसमें कई तरह की चर्चा भी हुई, जिस तरह से बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं, और उनके बेटे को टिकट दिया गया। सुनील पांडे हालांकि पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे, निर्दलीय लड़े थे, और जीते भी हैं, जीत भी चुके हैं इस सीट से। तो ऐसी स्थिति में सुनील पांडे, जो पहले पीरो विधानसभा कहलाता था, जो बाद में जब परिसीमन हुआ तो इसका नाम बदल गया तरारी, तो पीरो उनका पुराना क्षेत्र रहा है, तो पीरो से चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक भी रहे हैं वहां से। तो ऐसी बिल्कुल, तो पर ये अगर आप बात करें, जो तरारी सीट की बात हो रही है, ये माले का गढ़ है, और माले का गढ़ है। आरा में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, थोड़ा सा उस पर भी गौर डालिए। आरा में देखा हमने, बक्सर में देखा, कई सीटों पर हमने देखा माले आरा में अप्रत्याशित था, आरके सिंह ने इतना कुछ किया। आरके सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि उनके हार की कोई कल्पना नहीं कर रहा था, पर वहां माले ने हराया, और तरारी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी।
तो तरारी माले का आरा गढ़ का है। आरा का हिस्सा है तरारी जी। जो है विधानसभा सीट। तो माले यहाँ पर मैंने कहा कि इन चारों सीटों में सबसे ज्यादा अगर टफ है, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि जहां पर नहीं आप बता सकते हैं कि फाइनली आखिरी वक्त में क्या होगा, तो वो तरारी की सीट है। ठीक है। तरारी की सीट पर आप समझिए कि तरारी पर जो है वो वाम दल का ही कब्जा रहा है, और इससे पहले सुदामा प्रसाद थे, उसके बाद राजू यादव। अगर यूं कहें कि जो यहाँ पर उनके राजू यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं 1990 से वो चुनाव बिल्कुल, लड़ते राजू हैं, यादव भी अनुभवी। विधान लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो राजू यादव भी एक कद्दावर नेता है, अगर अपनी पार्टी की बात करें लिहाज से राजू यादव, उनका भी पलड़ा जो है कहीं से कमजोर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर करें तो सुनील पांडे हैं, खुद बाहुबली है, बेटे विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा है, और एनडीए ने यहाँ भी पूरी अपनी ताकत झोंकी है। तो ऐसे में सुनील पांडे यहाँ से जीतते रहे हैं, जो पीरो का लेकिन जो जनसुराज की उम्मीदवार बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, किरण सिंह राजपूत जब बिरादरी से आती हैं तो राजपूत वोट यहाँ कटेगा, और कुछ भूमियार ब्रह्मेश्वर मुखिया के कारण नाराज हैं विशाल प्रशांत और सुनील पांडे से, तो वहां पर भूमियार भी कुछ छिटकेंगे, हो सकता है वो राजू यादव को ही दे दे। तो वही जो मैं कहने जा रहा था कि जो भूमियार जाति की आपने कही कि सबसे अधिक आबादी है, यानी भूमियार बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, और भूमियार से ही आते हैं, समाज से ही आते हैं सुनील पांडे, उनके बेटे जो मैदान में हैं, तो भूमियार यहाँ तय करेंगे, बिल्कुल यहाँ तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से किसे देते हैं, तो यहाँ पर 65,000 जो भूमियार वोटर हैं, दूसरे स्थान पर ब्राह्मण वोटर हैं, 30,000 के आसपास यहाँ ब्राह्मण वोटर हैं, और राजपूत वोटरों की संख्या भी करीब 20,000 है, जिस बिरादरी से आती हैं किरण सिंह जो जनसुराज की हैं। तो पिछड़ा अति पिछड़ा आबादी जो है 45 से 50,000 के बीच है। यादव वोटर 30,000 हैं, बनिया वोटर 25,000, कुशवाहा 15,000, मुस्लिम वोटर 20,000 के आसपास हैं। तो ये मोटा मोटी आंकड़ा है। यहाँ पर राजू यादव को ही आप एज देंगे, क्योंकि राजू यादव का ही पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आखिरी वक्त तक मतलब वही बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर राजू यादव जो CPI-ML को किसी भी तरह से आप कमजोर नहीं आंक सकते हैं, और जो विशाल प्रशांत हैं, ठीक है, टक्कर काफ़ी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी वक्त तक यहाँ पर जो है CPI-ML का जो है पलड़ा भारी है। और जिस तरह से यहाँ से सांसद बने सुदामा प्रसाद, और यहाँ के विधायक हैं, यही के विधायक थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया, सांसद बन गए, तो अब वैसे स्थिति में तरारी कहीं ना कहीं CPI-ML के साथ मुझे लगता है कि खड़ा है, और यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी जो है कमजोर साबित हो रहे हैं। जी ठीक है, रामगढ़ में हम लोग चलते हैं। रामगढ़ में पूर्व MLA बीजेपी के अशोक सिंह उम्मीदवार हैं, और अजीत सिंह जो कि सुधाकर सिंह के भाई हैं, सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके पुत्र सुधाकर सिंह जिनकी ये सीट थी, अब वो सांसद बन चुके हैं बक्सर से। तो उन्होंने अपने भाई अजीत सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। परिवारवाद यहाँ भी दिखा, और सुशील सिंह कुशवाहा को जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और यहाँ पर सतीश यादव बीएसपी से भी खड़े हैं। तो यानी यादव वोट यहाँ पर बट रहे हैं। अंबिका यादव जो MLA हैं, उनके भतीजे हैं ये सतीश बीएसपी का भी काफी होल्ड रहा है इस सीट पर दिव्यांशु। तो यानी अजीत सिंह सुधाकर सिंह के भाई को टक्कर यहाँ पर मिल रही है। दोनों जो है, एक तरफ कुशवाहा वोट जो है वो कटेगा बीजेपी का, बिल्कुल आरजेडी के लिहाज से अगर देखा जाए तो आरजेडी का परिवारवाद तो खैर चारों ही सीटों पर परिवार की ही चर्चा है, वो छोड़ दिया और ऐसे में तो हाँ उस मुद्दा ही नहीं रह गया इस चुनाव में। लेकिन सुधाकर सिंह जो सांसद बन गए हैं बक्सर से, और अब उनके भाई अजीत सिंह है मैदान में। सुधाकर सिंह ने भी अप्रत्याशित जीत दर्ज की वहां पर, हालांकि बक्सर में चौबे जी भी नाराज थे, लेकिन जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं होल्ड है उनका उस क्षेत्र में पूरा। तो बिल्कुल इस सीट के बारे में आप ही अंदाज बताइए दिव्यांशु, आपको क्या लगता है? क्योंकि बक्सर की जो ये रामगढ़ की जो सीट है जी, ये अगर कहा जाए गढ़ है, मतलब ये पुरानी सीट रही है। जगदानंद सिंह जो उनके पिता हैं यहाँ से थे, उसके बाद फिर सुधाकर सिंह आए। मुझे लगता है कि फिर भी अजीत सिंह का ही यहाँ पर पलड़ा भारी है आरजेडी के जो सुधाकर सिंह के भाई हैं, क्योंकि यादव भी निश्चित तौर पर आरजेडी को ही करेंगे बीएसपी को करने के बजाय। तो यहाँ पर यादव वोट बटने के कम चांसेज हैं। और जहां तक बात है सुनील सिंह कुशवाहा की, तो कुशवाहा मुझे नहीं लगता कि इधर जाएंगे नीतीश को छोड़कर, तो जनसुराज भी वोट काटने में नाकाम रहेगी। यानी यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी के अशोक सिंह जो कि पूर्व MLA हैं और अजीत सिंह आरजेडी के, दोनों के बीच होगा सीधा मुकाबला। और एज हम दे रहे हैं अजीत सिंह को, क्योंकि यादव यहाँ फैक्टर है और मुस्लिम की भी संख्या है। बिल्कुल। तो 4 सीटों का हमने विश्लेषण किया है, और कहाँ कौन जीत रहा है ये हमने आपको बताया। बेलागंज में विश्वनाथ यादव को एज मिल रहा है, इमामगंज में दीपा मांझी को एज मिल रहा है, जीतन राम मांझू की बहू हैं। तरारी में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, अंतिम समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी CPI का ये गढ़ है, सिटिंग सीट भी है,
तो यहाँ पर जो है राजू यादव एज ले रहे हैं माले के। बिल्कुल। इसके अलावा रामगढ़ की बात हमने कही, यहाँ भी मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और आरजेडी में है। और अजीत सिंह जो कि सुधाकर सिंह के भाई हैं, पूर्व विधायक सुधाकर सिंह यहीं से विधायक थे, उनके भाई अजीत सिंह को एज हम लोग दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अनुराग इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं, समय का भी तकाजा है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज। नमस्कार।